कहानी की शुरुआत में इस नंगी मोहतरमा को होश आती है जो पता नहीं ऐसे वीरान सी जगह पे कैसी चूतिया पकड़ने आई थी। खैर वो कुछ भी करे, हमारा काम है आंखें सेकना। कुछ देर बाद अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई बिना तेल के किसी की ले रहा हो और कोई पहलवान अपना हथियार जमीन पर रगड़ रहा हो। कुछ ज्यादा ही बड़ा है। इन्हीं सब आवाज से परेशान ये मोहतरमा भागने लगती है। कुछ देर बाद सिक्योरिटी गार्ड इसी वीरान जगह में आता है। उसे भी ये अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, तो ये अपना हथियार निकाल लेता है, असली वाला। जैसे ही ये मोहतरमा भागते हुए उसकी तरफ आती है, डर के मारे ये गांडू अपना पूरा हथियार उस पर खाली कर देता है। अपना फैलाया रायता बिना साफ किए ही ये बंदा यहाँ से चला जाता है। जबकि कुछ देर बाद कोई इसी मोहतरमा को घसीट कर ले जाता है अपने अधूरे ख्वाब पूरी करने। इस घटना के बिल्कुल 6 घंटे बाद कुछ लोग इसी वीरान बिल्डिंग में आते हैं, जिनको देख के ही लगता है कि इनकी फ्यूचर प्लान सिर्फ वीकेंड तक का होता है। उसके आगे की रोड मैप भगवान के भरोसे। यहाँ पर इन्हें अपनी फ्रेंड घोस्ट की कैमरा मिलता है, जिसकी फुटेज से हमें पता चलता है कि दरअसल कहानी की शुरुआत में हमने जिस नंगी मोहतरमा को देखा था उसका नाम है ब्रांडी और घोस्ट उसका बॉयफ्रेंड। दोनों मिलकर मस्ती करने वाले थे, लेकिन किसी ने बिना तेल के इन दोनों की ले ली। इन सब बातों से अनजान ये जोगिंदर हिजरों की टोली यहाँ पर पार्टी करना चाहते हैं, जहाँ कोई इसकी लगा तो कोई उसकी। इसी की तैयारी में ये इस वीरान सी जगह को सजाने लगते हैं और बीच बीच में ये दबा के पीते हैं। इसी बीच किम सामान लाने जाती है, उसके पीछे स्कॉटी आता है। इसका दिमाग दोनों गोटियों के बीच में, हमेशा बस लेने के फिराक में। यहाँ भी वो किम की लेने की कोशिश करता है। काफी हद तक बात बन भी जाती है, लेकिन फिर किम कहती है निकल लौड़े, क्योंकि स्कॉटी उन लोगों में से है जो सिर्फ बिस्तर गर्म करने के लिए लड़की चाहते हैं। इससे आगे लड़की कुछ मांगे तो इनकी गान जल जाती है। दूसरी तरफ लॉली चीज अरेंज कर रही थी, पर कभी कभी अपनी नशीला बदन का नशा तो कभी अपनी मटकती कमर की कमाल भी दिखाती है। अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद इसे भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। इधर उधर देखने लगती है, पर बहुत ढूंढने के बाद उसे उन्हीं की दोस्त वेड और केनी मिलते हैं, जो इसे डराने की कोशिश कर रहे थे। चार्ली यहाँ के लीडर जैसी है, वो जेड को ढूंढ रही थी। उसके एक इशारे पे ही लॉली और वेड उसे ढूंढने जाते हैं। इधर किम लाइट्स फिक्स करने के लिए ऊपर जाती है। यहाँ पर उसे अजीब सा चेहरा दिखता है। डर के मारे वो सीढ़ियों से गिरने वाली थी, पर बच जाती है। लेकिन उसने ऊपर क्या देखा इसके बारे में किसी को नहीं बताती। चार्ली पगलाई जा रही है, क्योंकि अभी तक सब कुछ तैयार नहीं है, जबकि 1 घंटे के अंदर यहाँ 200-300 लोग होने वाले हैं, सब इनकी तरह ही माल फूकने वाले। लॉली और वेड जेड की तलाश करते करते बिल्डिंग के इधर उधर भटक रहे होते हैं, पर लॉली की निगाहें फिलहाल छोटे हाथी की हथियार की तरफ है। इसके सामने अपनी टांगे फैलाने के लिए तैयार हो जाती है। ये छोटा हाथी भी अपने आप को रोक नहीं पाता, दोनों ही शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ जेड और मीको इस वीरान सी जगह को सजाने में बिजी है, लेकिन इनके बीच बहस हो जाती है, क्योंकि जेड पसंद करती है वेड को, जबकि मीको पसंद करती है स्कॉटी को, और दोनों ही एक दूसरे की पसंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बहस के बीच जेड देखती है कोई उस रूम में गया है जहाँ फिलहाल किसी को भी जाने के लिए मना किया गया था। मीको यहाँ से वापस चली जाती है, जबकि जेड देखने जाती है कि आखिर ऐसी चूतियापा किसने किया होगा। थोड़ी ही देर बाद देखती है वेड लॉली की लेने में बिजी है। लॉली जेड को देखते ही और ज्यादा जोर से चीखने लगती है। गुस्सा अभिमान से भरी जेड यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही लॉली यह किस्सा खत्म कर देती है। उसकी इरादा सिर्फ जेड की गांड जलानी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना तो उसे वेड के हथियार पसंद है और ना ही उसकी हाथी जैसा शरीर। एंड टॉप ऑफ दैट शी इज फकिंग लेस्बो। वेड यहाँ से चला जाता है और अगले ही पल कुछ गोलिश वुमेन लॉली पर हमला करते हैं। फिर आता है असली पहलवान वेल्डिंग गियर के साथ। लड़कियां लॉली को पकड़ कर रखते हैं, जबकि पहलवान उसके शरीर के इतने टुकड़े बनाता है जो मैं गिन भी नहीं पाऊंगा। लॉलीपॉप काफी देर से वापस नहीं आ रही। ये देखकर किम उसे ढूंढने जाती है। इसकी मत मारी गई है, जो यहाँ पर अकेले घूम रही है। थोड़ी देर बाद गोलिश वुमेन इस पर भी हमला करते हैं। इसे उठा ले जाते हैं। फिर एक टेबल के ऊपर कांटेदार तारों से उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर पहलवान आता है। पहले तो किम के हाथों की उंगलियां काटता है। वो चीखती चिल्लाती है, पर ये भड़वे उसकी आवाज सुन नहीं पाते। यहाँ बज रही हाई वॉल्यूम गाने इनकी गांड तक हिला रही है। किम उससे अपनी जान की भीख मांग रही है, यहाँ तक कि यह भी कहती है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, बस उसे जान से ना मारे। पर पहलवान की दिमाग स्कॉटी की तरह दोनों टांगों के बीच नहीं है। अपने इस भारी भरकम हथौड़े से किम की शरीर की आधा हिस्सा गायब कर देता है। इधर जेड, जो अभी भी लॉली और वेड की कारनामे से उभर नहीं पा रही, अपने सामने कुछ बॉटल्स देखती है जिनमें काफी पुरानी ड्रिंक्स है और अब ये जहर की तरह काम करती है। जेड इन पॉइजन्स को ड्रिंक्स में मिला देती है, पर तभी यहाँ पर केनी आता है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बातें करते हैं, जो जेड को बहुत ही पसंद आती है। लेकिन तभी काम
बिगाड़ने यहाँ पर वेड आता है। बदकिस्मती से वो वही ड्रिंक उठाता है जिसमें पॉइजन है। ये देखकर जेड मन ही मन बहुत खुश है, पर वेड अपनी नफरत भरी बातों से केनी को गुस्सा दिला रहा है। केनी फिलहाल उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन जब जेड को भी उल्टी सीधी बातें कहता है तब केनी अपने आप को रोक नहीं पाता, एक मुक्के में ही उसे सुला देता है। वेड बच्चों की तरह रोते हुए यहाँ से चला जाता है और ये पॉइजन बॉटल यहीं पर पड़ा रह जाता है। आज केनी ने जेड के लिए जो भी किया है उससे वो बहुत खुश है। अब केनी को भी खुश करने के लिए उसे ब्लो जॉब देती है। कुछ देर बाद गाड़ी के ऊपर किसी की मौजूदगी महसूस होती है। केनी विंडो से देखने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें अपनी सर गवा देता है। गोली स्वैमन जेड पर भी हमला करते हैं, लेकिन वो किसी तरह से भागने में कामयाब हो जाती है। खुद को एक पिंजरे में बंद कर लेती है, लेकिन इसकी बुरी किस्मत, यहाँ पर पहलवान पहले से ही है। उसकी मौत का फरिश्ता अपने हथौड़े के एक ही वार से जेड की कीमा बना देता है। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में मीको स्कॉटी को ब्लो जॉब दे रही है। उसकी काम खत्म होते अब वो चाहती है कि स्कॉटी उसकी चाटे, लेकिन स्कॉटी ऐसा करने से मना कर रहा होता है। तब दोनों ही कंपटीशन करते हैं, जो पहले ड्रिंक खत्म करेगा दूसरे को उसकी बात माननी होगी। पर ये जो पीने जा रहे हैं ये पॉइजन वाली ड्रिंक है। पीते पीते स्कॉटी की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन मीको की कई गुना ज्यादा। स्कॉटी उसे संभालने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ पीछे पहलवान को खड़ा हुआ पाते हैं। एक हथौड़े में ही मीको को जमीन में मिला देता है, फिर स्कॉटी की सर दीवार पे मार मार के बेहोश करता है। इधर वेड उस कमरे में चला आता है जहाँ पर किम है। बेचारी अभी भी जिंदा है। नशे में चूर ये ठड़की उसकी रेप करने की कोशिश करता है, पर इस भड़वे को दिख नहीं रहा कि उसके शरीर की आधा हिस्सा ही गायब है। अब इससे पहले ये किम की लेता यहाँ पर पहलवान चला आता है और एक नुकीला चीज सीधा घुसा देता है उसके गले में। दर्द में तड़प रहा वेड इस बल्ब को पकड़ लेता है, जिससे शॉक लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। किम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहलवान उसकी सर पकड़ के सीधा जमीन पे मारता है और इसका किस्सा खत्म हो जाती है। चार्ली और एनिक्स बाकी लोगों की तलाश कर रहे। काफी देर से कोई दिख ही नहीं रहा और इसी तलाश में ये पार्किंग एरिया तक चले आते हैं। यहाँ पर इन्हें किसी की कटा हुआ हथियार मिलता है। इसके बाद यहाँ पर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक खून में सना हुआ डिस्को बॉल इनकी तरफ आती है, जिससे डर के मारे ये भागने लगते हैं। रास्ते में इन्हें किम की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन तभी गोली स्वैमन इनकी पीछा करने लगते हैं। ये चारों तरफ से ऐसी लड़कियों से घिर चुके हैं, समझ नहीं पा रहे किस तरफ भागे। तब अचानक ही पहलवान एक सीजर एनिक्स के गले के आर पार कर देता है, फिर उसी सीजर से उसकी सर कलम कर देता है। चार्ली अपनी जान बचाकर भागती है। इसके बाद एक कमरे में पहुंचती है जहां पहले से ही वेड और उसकी भाई स्कॉटी को बंदी बनाकर रखा गया है। चार्ली इनकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पहलवान एक चाकू सीधा घुसा देता है उसके हाथों में और वो फिक्स हो जाती है टेबल के साथ। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो देखने के लिए मैं तैयार नहीं था। पहलवान वेड की हथियार काट लेता है। ये तीनों ही समझ चुके हैं कि इनकी आखिरी वक्त ठीक उनके सामने है, लेकिन इससे पहले दोनों भाई अपनी राज एक दूसरे को बताते हैं। इनमें से सबसे घटिया तो ये है कि स्कॉटी अपनी ही भाई की बीबी के साथ सो चुका है। वेड कुछ कह भी नहीं पाता। अगले ही पल पहलवान उसकी मुंह उसी की हथियार से बंद कर देता है, फिर स्कॉटी की भी। इसके बाद स्कॉटी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। एक रॉड उसके शरीर के आर पार किया जाता है, फिर पहलवान उसे क्रूसीफाई करता है, फिर अपनी भारी भरकम हथौड़ा लेकर बढ़ता है चार्ली की तरफ, लेकिन चार्ली अपने हाथ छुड़ाकर यहाँ से भागने लगती है। पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी से बंदूक लेती है और मौका मिलने पर पहलवान पर कई गोलियां चलाती है। वो जमीन पे गिर जाता है और चार्ली यहाँ से निकल लेती है पतली गली से। अब तक अपने बाप के पैसों से आस करने वाले लफंगों की टोली यहाँ पर आ चुके हैं। नाच गाने में इतना बिजी है कि चार्ली उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर हत्यारा घूम रहा है, पर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। तब तक पहलवान यहाँ पर फिर से चला आता है। पहले तो एक मोमबत्ती इस लड़की की आंखों में घुसा देता है, फिर ये जो उल्टे पाव गांड मस्ती कर रहा था इसकी मस्ती उसी की गांड में डाल देता है और फिर अपना तलवार इसके मुंह में। अब तक सबको समझ आ चुका है कि कोई उनकी लेने वाला है बिना तेल के। सब इधर उधर भागने लगते हैं और पहलवान अपने सामने आने वाले किसी को भी पिचका देता है। खासकर चार्ली की पीछा कर रहा था, लेकिन वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और शटर बंद कर देती है। अंदर पहलवान अपनी मौत का खेल जारी रखता है। सामने आओगे तो पेल दिए जाओगे, यही इसका मेन रूल है। इधर हम वेड को देखते हैं जो अभी भी अपनी मुंह में अपनी ही हथियार लेके बैठा हुआ है, कर रहा है अपनी मौत का इंतजार। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।